जय गुरु जी। गुरु जी की बड़ी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आरती सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे ये मौका दिया आपने। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो ये प्लेटफॉर्म रन करते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग नहीं कर रहे होते तो हम औरों की सत्संग सुन रहे होते हैं, जिससे हमारे को अपने गुरु जी के बारे थोड़ा और पता लग जाता है। एंड महाराज ही सत्संग बनाते हैं, मेहर करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और फिर हमसे जब अपना गुणगान कराते हैं तब भी हमें और ब्लेस कर देते हैं। तो महाराज का कोटान कोट शुक्राना। हम सबसे पहले गुरुजी महाराज के पास 2004 में गए थे। जो छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट है वो बिल्कुल हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। एंड ये नहीं पता था हम इतनी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसके लिए आज हम तरसते हैं कि महाराज मिल जाएं, पर महाराज अब अपनी बॉडी में तो है नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी तो बहुत बहुत फील होती है। बच्चे छोटे थे, स्कूल में थे, और मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मदर इन लॉ और दोनों बेटे, कभी 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 2, कभी 3, कभी हम सारे ऐसे जाते थे। एंड सब अपनी मांग लेके गए होंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी, मेरे हस्बैंड का एक घर है चंडीगढ़ में, और वो हमने किराए पे दे दिया था, और गलत लोगों को दे दिया था जो हमारा घर बिल्कुल नहीं देने, वापस नहीं दे रहे थे हमें। और वो बहुत वो पॉलिटिकली वो पावर में थे, और इसीलिए सारी जुडिशरी और सारी पुलिस, हर चीज उन्हीं के फेवर में थी। और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, हर हफ्ते जाते थे, और खाली हाथ वापस आते थे। कुछ कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे फिक्र थी उनकी सेहत की, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव हैं। और एनीवे तो हम गए जब महाराज के पास, तो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को पूछा, तेनू की चाहिए सरदारा? बड़े प्यार से ऐसे पूछा जैसे कि उन्हें कुछ नहीं पता। बुलाने वाले तो वही थे, ब्लेस करने के लिए भी उन्होंने इसीलिए बुलाया था। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि चंडीगढ़ में हमारा घर इस जगह पे है, ये सेक्टर पे है। तो महाराज ने ऐसे आंखें बंद करके हमारे लेफ्ट एंड राइट सारी नेबरहुड बता दी। लेफ्ट में ये घर है, उसके अगला घर ये है, उसके घर में वो रहते हैं, जैसे कि वो सब कुछ वहां देख के चल चल रहे हैं। और फिर महाराज ने कहा कि आपको आपका घर, तोनू तोड़ा घर 2 महीने बाद मिल जाएगा। अभी ये बात बहुत इम्पॉसिबल थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किल से बहुत ट्राई कर चुके थे। लेकिन जो महाराज ने कहा वो हुआ। 2 महीने बाद उन लोगों से कोई गलती हो गई पेपर वर्क में, और इसीलिए उन्हें कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। हमने इस बात को का क्रेडिट गुरुजी को नहीं दिया, सोचा ये अपने आप ही हो गया, जो हमें बाद में बहुत बातें बाद में समझ आई। मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी, बिकॉज उनके हार्ट के वाल्व में लीकेज हो रही थी। एंड उन्होंने गुरुजी से कहा कि ए मैनू सारे कहते कि मेरी सर्जरी करनी है, मैंने सर्जरी नहीं करनी। तो गुरुजी ने कहा कोई लोड़ नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो गए और उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई। और उसके बाद मम्मी की हेल्थ महाराज ने संभाल के रखी। अब उनके आखिरी मिनट तक उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे। सो महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमेशा तक चलती हैं। इवन वो चंडीगढ़ का जो घर हमें जब मिला, उसके बाद हम यही गलती 2 बारी और कर रहे थे, गलत लोगों को घर देने लगे थे। लेकिन महाराज ने जब कोई चीज ब्लेस कर दी होती है, वो हमेशा आगे तक ही ब्लेस्ड रहती है। और दोनों बारी जब महाराज नहीं भी थे अपने बॉडी में, तभी भी उन्होंने ऐसे हमारे को
सेंस दी कि हमने उस चीज को रोक लिया, नहीं दिया। दोनों बेटे वो स्कूल में थे, उन्होंने नेचुरली महाराज से अपने माइंड में अपनी पढ़ाई के लिए ही मांगा होगा, एंड महाराज की जो नजर ही पड़ गई उनके सामने, जो हमने लंगर ही किया, तो वो ही ब्लेसिंग्स हैं जो आज तक हम सबके साथ चल रही हैं। मैं जब महाराज को मत्था टेकती थी, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे, तू ऐश कर। कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। अब मुझे ये बात की इतनी समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी शायद ये ब्लेसिंग महाराज हर एक को देते हैं जो मत्था टेकते हैं, लेकिन अब पता है कि महाराज मुझे बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे थे, बिकॉज जिन दिनों में महाराज के पास जाती थी मेरी लाइफ इतनी इजी और अच्छी नहीं थी जो आज उन्होंने ऐश करा दिया। जब कह दिया तो करा रहे हैं आज, और वो दिन में जमीन आसमान का चेंज है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। हम बहुत वहां का जब लंगर खाते थे, वहां के एटमॉस्फेयर में शब्द चलते थे, मेरे को वैसे ही सरदार फैमिली से होके बहुत अच्छे लगते थे शब्द, और वहां जाके मुझे बहुत मन को बहुत शांति मिलती थी। ऐसे लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और हम कोशिश करते थे, मैं तो बहुत कोशिश करती थी कि मुझे वहां जाना मिलता रहे, और हमें महाराज ने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि इस दिन आना है या इतने दिन नहीं आना। जब भी दिल करता था मैं चली जाती थी। एंड हमने महाराज को वैसे भी देखा हुआ है, जब हम जल्दी चले जाते थे पैंट शर्ट में वो कैबिनेट पे बैठते थे, और इतने फ्रेंडली होते थे, सबसे, जैसे कि वो, जैसे हम आज उनको जानते हैं कि गुरुजी जस्ट एक ह्यूमन बॉडी लेके आए थे, पर वो ह्यूमन नहीं थे। उस टाइम भी हमें उन्होंने ये चीज हमें दिखाई नहीं, रिवील नहीं करी कि वो कौन है। और मैं भी उनको बहुत नहीं समझी, बिल्कुल भी नहीं समझी। मैं उनको महापुरुष समझती थी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये हेल्थ जरूर ब्लेस कर देते हैं हर एक को, जो भी जिसकी भी हेल्थ ठीक नहीं हो वो ठीक हो जाता है। एंड एक आध बार मेरे हस्बैंड को बहुत स्नीजिंग का अटैक था, और मैंने ऐसे ही माइंड में सोचा, क्योंकि हम करते तो हैं बहुत सारी गलतियां, और मैंने यही सोचा कि आज अगर इनका वहां जाके स्नीजिंग अटैक ठीक हो जाएगा तो मैं समझूंगी कि इनमें बहुत पावर है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, बट ये ऐसे मुझे करना नहीं चाहिए था। और हमारे कोई फ्रेंड्स हैं जो हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, और वो कहते थे कि ये जो गुरुजी हैं ये कैंसर ठीक कर देते हैं। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट्स कैंसर वाले आते हैं तो हम उनको यहाँ भेज देते हैं। सो मुझे ये यकीन था कि गुरुजी हेल्थ जरूर ब्लेस करते हैं हर एक की, लेकिन मैं अपने लिए गुरुजी से कभी कुछ मांगती इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं साईं बाबा की बहुत डिवोटी थी। एंड साथ में 10 गुरुज के तो हम गुरुजी सरदार तो होते ही हैं फॉलोअर्स, तो मैं सोचती थी कि मैं कितने गुरुज के पीछे मतलब के को मानूंगी, और यहाँ से मांगा और तो उनको कितना बुरा लगेगा अगर मैं इधर भी मांग लूंगी। सो मैं अपने लिए नहीं मांगती थी, लेकिन जब जब मैंने किसी और के लिए, अपनी कोई सहेली के लिए या किसी और के लिए कुछ भी मांगा, महाराज ने वो इमीडिएटली पूरा किया। सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी काफी एनोरेक्सिक थी। एनोरेक्सिक मतलब बहुत ही कम वेट, क्योंकि वो कुछ खाती नहीं थी जानबूझ के। उसको ये था कि मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन जब हमने उसको देखा वो तो बिल्कुल हड्डियों वाली थी, हड्डी हड्डी एंड सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। अब लड़की बहुत बहुत ब्राइट थी, इंटेलिजेंट थी, और उसको 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी इन कॉलेज इन अमेरिका फॉर थिएटर। तो उन्होंने ये कंडीशन डाल दी कि इसकी एडमिशन तो हो गई है, लेकिन ये बहुत अंडर वेट है, और अगर इसने वेट पुट ऑन नहीं किया
5 केजीज मिनिमम इसको और वेट पुट ऑन करना है, नहीं तो ये इसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं तो इसके हॉस्पिटल के बिल्स ही पे करते रहेंगे। तो मैं बड़े मंदिर गई हुई थी और मैंने अपने मन में नहीं, मैंने वहां गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी ये बच्चे को का वेट पुट ऑन हो जाए। और मैं घर आके सोच रही थी कि मैं तो अरदास करके आ गई हूँ, कि महाराज ने सुना कि नहीं सुना। और ऐसे सोच के मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली। जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी घर आके खोली, पहला सेंटेंस जो मैंने पढ़ा था, गर्ल पुट्स ऑन वेट। अब मेरे को यकीन हो गया कि मेरी अरदास महाराज ने सुन ली। एंड सच में उस लड़की ने वेट पुट ऑन किया और उसके बाद वो अमेरिका चली गई पढ़ने। आज वो अवार्ड्स विन करती है और महाराज ने उसको बहुत सक्सेस से ब्लेस किया है। सो ये है हमारे महाराज। अब ऐसे ही उन दिनों में हमारे ऑफिस में कोई थे, उनका बेटा काफी बीमार हो गया। वो 8 साल का था और उसको अम, जैसे उसके सारे नर्व्स डेड हो गए, डेड हो रहे थे। एंड वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम पैरों से ऊपर चढ़ रही थी। तो वो ऊपर तक नर्व्स डेड होते जा रहे थे और वो गले तक पहुंच गई थी। अब वो इतना वो आईसीयू से वो वेंटिलेटर पे था। तो जब वो वेंटिलेटर पे था तो उसका फादर, नेचुरली डॉक्टर्स ने बोला कि आप अपने रिलेटिव्स को बुला लो। अब किसी ने नहीं, सॉरी, जो वो बच्चे की फिजियोथेरेपी करती थी वो डॉक्टर, उन्होंने, डॉक्टर जिगीशा हैं, उन्होंने अ, ये बच्चे के फादर को एक गुरुजी का स्वरूप दिया छोटा सा, और कहा कि आप इसको ये बच्चे के पिलो के नीचे रख दो। तो उन्होंने सोचा कि ये, मतलब इसमें कोई मेरा नुकसान तो है नहीं, मैं कर लेता हूँ, मेरा क्या जाएगा, बच्चा मेरा किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। सो अगले दिन बच्चा वेंटिलेटर से निकल के आईसीयू में आ गया और आईसीयू के बाद रूम में आ गया और वो रिकवर होने शुरू हो गया। अब उसको जो डिजीज, जो भी प्रॉब्लम आई थी, ये जो नर्व्स की, ये सिर्फ वर्ल्ड में कितने मिलियन में एक को थी, बहुत रेयर चीज थी। एंड गुरुजी का स्वरूप पिलो के नीचे रखने से वो बच्चा ठीक हो गया। बाद में वो बास्केटबॉल का बास्केटबॉल में कैप्टन बन गया अपने स्कूल के टीम में। एंड आज वो अपने पैरों पे खड़ा होके ब्रैम्पटन में बहुत इंजीनियर है और वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और गुरुजी वहां तक उसको संभाल रहे हैं कि उसी वो किसी जिसका टेनेंट है वो इंडियन है और उनका बहुत देखभाल करते हैं, जैसे कि अपने बेटे के कोई माँ बाप देखते हैं। सो गुरुजी आपको आज मतलब जो तब ब्लेसिंग देते हैं वो आज तक चल रही होती है। ये भी एक ये भी गुरुजी की बात है, ये नहीं कि उस दिन के लिए वो चीज ब्लेस हो गई, सारी जिंदगी के लिए वो ब्लेसिंग चलती है। इसी तरीके मैंने और एक सिचुएशन बताती हूँ जिसमें मेरे को पता था कि ये ऑर्डिनरी महापुरुष नहीं है, ये कुछ उससे आगे ही है कुछ। सो एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी और हम पैदल जा रहे थे वो टी पॉइंट से लेके। तो रास्ते में मुझे एक कपल मिला जो जिनको मैं कहीं और से जानती थी, और मैं उनको देख के बोला, आप यहाँ कैसे आते हो? तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ जो ये हमारी लड़की चल रही है, 12 साल की थी, अ, इसको तो गुरुजी ने ठीक किया है। तो मैंने कहा बताओ आप अपना एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं कि ये इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे और इसने 6 महीना स्कूल भी मिस किया। एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहते हैं हमारे हाथ की बात नहीं है, हम नहीं इसको ठीक कर सकते। फिर किसी ने गुरुजी के बारे उनको बताया। अब वो कपल सरदार कपल था, वो वसंत कुंज में रहते थे और उनके लिए एम्पायर स्टेट बहुत पास था। वो गुरुजी के पास आए। जब वो गुरुजी के पास आए तो महाराज ने उनको सिर्फ एक इतनी इजी बात से बोली कि आप जपजी साहब का पाठ करो, जो बहुत इजी होता है सरदारों के लिए, ये एक सबसे इजी चीज है। तो वो घर जाके उन्होंने जपजी साहब का पाठ किया
और जैसे उन्होंने पहला पाठ किया, उनकी बेटी अपने आप उठ के बाथरूम गई, जो वो नहीं कर पा रही थी अब तक। उसके बाद वो ठीक हो गई और वो कहते देखो ये वही है जो जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो मैं ये दोनों बच्चों की बात सुन के मैं समझ गई थी कि गुरुजी हेल्थ देते हैं। ये नहीं पता था गुरुजी सब कुछ देते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। गुरुजी को मिलने से पहले अब मेरे को समझ आती है कि महाराज हमें कब से संभाल रहे हैं। इस लाइफ टाइम का तो हमें याद है, उसके पहले कब से है वो हमें नहीं पता। सो आज मेरे दो बेटे हैं, लेकिन मेरी शादी के 1 महीने बाद मुझे इमरजेंसी में मतलब डॉक्टर्स ने कहा, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने, कि इमरजेंसी में इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हुआ ये था कि मेरे दोनों ओवरीज के ऊपर सिस्ट थे और वो ट्विस्ट हो रहे थे। वो ट्विस्ट होके पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था, फैल गया था। तो उन्होंने कहा तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है, हम वेट नहीं कर सकते ये सर्जरी के लिए। अब उन्होंने एक ओवरी निकालनी पड़ी, एक ट्यूब निकालनी पड़ी। जो दूसरी ओवरी बची थी उसको भी स्क्रेप करना पड़ा, और जो दूसरा ट्यूब जो अंदर छोड़ा था वो भी, उसमें भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी। सो डॉक्टर ने इमीडिएटली कह दिया था मेरे इन लॉज को कि आपके बच्चे नहीं होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आएंगे। नेचुरली वो बड़े अपसेट थे, और मेरे हस्बैंड भी अपसेट थे। मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं थी, पर पता तो लग गई। अब मैं दिल्ली के सारे डॉक्टरों के पास जा रही थी, 3 साल हर महीने कोई ना कोई डॉक्टर, और मैंने किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ा। सब ने एक ही जवाब दिया कि ये बहुत इम्पॉसिबल केस है। लेकिन मेरे अंदर शायद गुरुजी की आवाज कहती थी कि ये नहीं, ये सब झूठ, ये सब जो बोल रहे हैं ये सच नहीं होगा, मेरे बच्चे होंगे। अब वो कौन था, वो कैसे इतनी स्ट्रांग, ये एक अंदर से इंट्यूशन थी, ये नहीं पता। एंड फिर हमें बॉम्बे जाना पड़ा, क्योंकि हमारी पार्टनर्स के साथ सेपरेशन होके न्यू कंपनी बन रही थी। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम बॉम्बे चले गए। वहां पर एक डॉक्टर के पास मैं गई, तो उसने मुझे बोला कि हम मैं ट्राई कर सकती हूँ। और ट्राई मतलब बॉम्बे भेजना भी महाराज की कृपा ही है। एंड देखो, तब तक हमें पता ही नहीं था गुरुजी के बारे कुछ भी, पर महाराज हमें जानते हैं और हमें देखते रहते हैं। तो वो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि मैं ये करूंगी, अगर ये इससे नहीं होगा तो मैं ये ट्राई करूंगी। लेकिन उसके फर्स्ट स्टेप में ही आई वॉज एक्सपेक्टिंग, विच वॉज इम्पॉसिबल। आज तक आई थिंक ये एक केस हिस्ट्री में जा सकता है कि कैसे हुआ। एनीवे, सो मेरा पहला बेटा आया। सेकंड टाइम जो मेरा छोटा बेटा आया, मैं तो किसी डॉक्टर के पास गई नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे दूसरा बच्चा हो सकता है या चाहिए। तो पहले में ही शुक्राना था। पर महाराज जब ब्लेस करते हैं तो उनके जो वर्ड्स होते थे, वो कहते थे जा तेनू एक होर मुंडा देता। सो महाराज ने वो ही किया जो कहते थे। सो ये हमें तब से देख रहे हैं गुरुजी। और मैं हमेशा एज अ चाइल्ड, एज अ यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे ऊपर कुछ है, कोई हाथ है जो मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। मतलब एकदम प्रॉब्लम जो भी आती है, पर लास्ट में कोई चीज ऐसी होती है जो मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। और ये नहीं पता था कि ये वो कौन है। मैं कहती थी गॉड, गॉड सब कर देंगे, ऐसे सोचती थी। एंड अभी भी उस कॉन्फिडेंस से मैं जीती हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं कहती हूँ ये प्रॉब्लम ज्यादा देर नहीं चलेगी, इसका तो मतलब इसका एंड अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव उन्होंने बना दिया है इतनी कृपा कर करके। सो ये तो है महाराज से मिलने से पहले की ब्लेसिंग। हाँ, उससे उनसे मिलने से पहले भी और भी ऐसी बात है कि मैं शिव जी की
डिवोटी थी। रोज सुबह कॉलेज जाने से पहले मैं शिव जी के मंदिर में जाके मत्था टेक के फिर कॉलेज जाती थी और मंडे का फास्ट भी रखती थी। सो शायद मैं गुरु जी को शिव जी के रूप में पहले से ही जानती थी। अब मेरी शादी हुई सरदार फैमिली में और मेरे को यहाँ की टीचिंग्स इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई रिलीजन नहीं है। अब आज गुरु जी के जो वचन हम देखते हैं और सुनते हैं वो सेम ग्रंथ साहब से मैचिंग है, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल बात कहते थे। गुरु जी ने हमें कभी कोई वहमों में नहीं डाला, कभी किसी डर में नहीं डाला कि ओहो मैंने आज, जैसे मैं फ्राइडे का फास्ट रखती थी, मैं डर जाती थी किसी दिन गलती से मुंह में खट्टा खा लिया। मतलब गुरुजी ने सारे डर निकाल दिए, सारी वहमों से हटा दिया और सिर्फ यही सिखाया है कि उठते बैठते मेरे को बस हर चीज में याद रखो कि ये भी आपकी कृपा है, ये भी दात तेरी है दातार। सो शुक्राने में रहते हैं। एंड ऐसे ही उन्होंने हमें सबको बना दिया है, मुझे अकेले को नहीं। मैं देखती हूँ सबको गुरुजी ने बहुत अच्छे इंसान बना दिया है। बहुत लोग मेरी लाइफ में जो मेरे आसपास थे, मैंने उनको चेंज होते देखा है, एंड फॉर द बेटर। सो शुक्राना उस मालिक का जी। एंड फिर जब हम एनीवे जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मैंने एक्चुअली यही सोचा कि अब तो गुरुजी है ही नहीं। ये नहीं पता था कि गुरुजी पहले से भी ज्यादा है। अब एक दिन गुरुजी 2008 की बात है, मैं बड़े मंदिर गई मत्था टेकने और मैंने रास्ते में अपने माइंड में सोचा कि बस ऐसे ही सोचा कि सब कहते हैं गुरुजी की खुशबू आती है, मैंने तो आज तक कोई खुशबू मेरे को नहीं मिली, मुझे नहीं पता ये कौन सी खुशबू होती है। वापसी में जब मैं गाड़ी में थी मैंने ये सोचा, पर गुरुजी से ऐसे मांगा नहीं, बस अपने माइंड में ये सोचा। पर अपने घर आई तो पूरे घर में इतनी ज्यादा खुशबू थी, कोना 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 ऐसे भरा हुआ था खुशबू से, जैसे कि पता नहीं कितनी बोतलें परफ्यूम की कोई किसी ने गलती से तोड़ दी होती हैं। सो मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे, मैं और मेरा छोटा बेटा बड़े मंदिर गए थे। तो मेरे हस्बैंड जब रात को आए वो कहते हैं तूने क्या अभी रात को भी अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी है। सो आप ये देखो कि इमीडिएटली गुरुजी कैसे सुनते हैं। और आज तो ये पता लगता है कि हर चीज सुन रहे हैं, हर चीज सुन रहे हैं, हर चीज का जवाब तुरंत देते हैं, आपको कोई चीज की कमी नहीं होने देते, चाहे मटेरियल हो चाहे इमोशनल हो, चाहे वो कैसी भी कमी हो। बिकॉज ये एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को हर तरीके से प्रोवाइड करती जाती है और आपको हर तरीके से खुशी देखना चाहती है। सो आज का दिन ऐसा था, थोड़ा सा मैं अपसेट थी सुबह। मैंने एक सहेली से, दूसरी सहेली से और किसी और की भी बातें सुनी तो मेरे को लगा ये बेचारे, इनके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आई हुई है, ये कैसे, मतलब ये कैसे निकलेंगी इस प्रॉब्लम्स से। और प्रॉब्लम्स इनकी क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड नहीं थी, बट इनके ऊपर जेन्युइनली प्रॉब्लम थी। सो मैं बार बार गुरुजी की तरफ देखूं कि महाराज मांगना तो नहीं चाहिए, पर प्लीज गुरुजी आप माफ कर दो, हमने हमारी ही गलतियां होती हैं किसी और जन्म की जो हमें याद भी नहीं होता। बट फाइनली जब शाम को मैं गुरुजी के साथ बैठी तब एकदम उन्होंने मेरे माइंड को शांत कर दिया, जैसे कि, और मैंने यही उन दोनों को बोला, मैंने कहा आप गुरुजी के पास तो जाते ही हो, जरूर कोई सोल्यूशन निकलेगा और जरूर निकलेगा भी। सो यही है कि महाराज ने हमें ज्यादा देर किसी को नेगेटिव भी नहीं रहने देते, आपको रीअश्योरेंस देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी देर की बात है, एंड डोंट वरी। सो मेरी जब सिस्टर इन लॉ पूना में होती हैं, वो पूना से आई थी, ये बहुत प्यारी एक बात सुनाने लगी हूँ। तो वो छोटे मंदिर गई तो वहां पहली बार वो गई थी गुरुजी के पास। मैं उस दिन उनके साथ नहीं गई
और वापस जब आई तो बड़ी खुश। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आज ना गुरुजी ने मुझे बोला आप बैठे रहो। और जब सब चले गए तो थोड़े से लोग रह गए, तो गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ ऊपर किया और लड्डू निकल आया। तो उस टाइम ना देखो हमारा माइंड बहुत रैशनल होता है। तो मैंने सोचा अब पता नहीं दीदी के इमेजिनेशन को क्या हो गया, वो कह रहे लड्डू निकल आया हाथ में। बट आज पता है, सॉरी गुरुजी, कि ये चीजें हैं। एंड दीदी ने वो प्रसाद हम सबको खिलाया भी। सो कितने हम, मतलब इनडायरेक्टली हम भी ब्लेस हो गए, क्योंकि महाराज को तो पता ही था कि ये कहाँ कहाँ सबके मुंह लगेगा। सो थैंक यू गुरुजी। एंड फिर मैं, मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ, उनको मंडे को शिव मूर्ति की सेवा मिलती थी। तो वो हर मंडे जाती थी और वापसी में आकर वहां से हमें प्रसाद जरूर लेके आती थी, रुकती थी हमारे घर, रुक के फिर अपने घर जाती थी और हमें हर मंडे प्रसाद मिलता था। अ, एक दो बार मैं दीदी के साथ चली गई सुबह सुबह, और गुरुजी की कृपा से मुझे भी शिव मूर्ति को ब्रासों से साफ करने की सेवा मिली। सो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक बारी जब दीदी पूना से आई थी, दूसरी दीदी, तो वो कहती है कि 12 बजे थे, मंडे था। वो कहते हैं कि चलो मंदिर चलो। तो मैंने कहा दीदी मंदिर 5 बजे खुलता है, उन दिनों में 5 बजे खुलता था। तो मैंने कहा दीदी मंदिर अभी नहीं खुला होगा, अभी जाके क्या करना है? तो कहती नहीं नहीं चलो ना। तो मैंने कहा अब क्या बोले, वो वहां से आए हैं, कह रहे हैं तो चलो। जब हम चले गए तो आप देखो कि उसी टाइम दो लेडीज, नहीं दो लेडीज नहीं, एक लेडी किचन से बाहर आई और उन्होंने कहा कि देखो हमारे दो सेवादार आज नहीं आए हैं और आप लंगर में सेवा दोगे। तो शायद महाराज ने इसीलिए हमें बुलाया था जल्दी। और हमें लंगर, मेरे ख्याल से आलू काटने की या कुछ ऐसी सेवा मिली थी। तो जो भी हुआ महाराज ने वो सेवा दी, क्योंकि आज की डेट में वो सेवा किसी को मिलती ही नहीं है। तो जो भी हो गया मिल गया, मिल गई। एंड कोई एक दिन कोई त्योहार था, उन दिनों में भी बहुत इजी था, हर एक को सेवा मिल जाती थी। और हम गए और शाम के टाइम फूलों को सजाने की सेवा मिल गई। सो महाराज टाइम टू टाइम बुला बुला के कुछ ना कुछ सेवा दे देते थे। क्या पता हमारे कौन से कर्म कटवा रहे थे। और एक बारी मैं जब बड़े मंदिर गई, उस दिन शाम को रात थी और एकदम भीड़ लगी हुई थी गुरुजी के झूले के सामने। और उस दिन मैंने अपने आंखों से खुद देखा कि गुरुजी के जो जो झूले के पीछे जो शीशा है, उसके ऊपर गुरुजी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल जैसे छप गई होती है वैसे। कई लोगों ने तो फोटो ली भी अपने फोन से, पर मैंने नहीं ली। बट वो मैंने बहुत क्लियरली अपने आंखों से देखा है। एंड ऐसी गुरुजी ने बहुत चीजें बहुत बारी दिखाई, जिससे हमें, जिससे धीरे 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 कब वो विश्वास, मतलब डाउट से विश्वास में बन गया, नहीं पता। एंड एनीवे बीच में थोड़े साल निकले जब मेरा माइंड ऐसा नहीं था जो जैसा आज है। मेरी मेरे मानने में जो जो आज जो मेरा फेथ है, वो तो मतलब कि फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ मैं जिसकी मेरे अंदर एक रहती थी कि एक दिन आएगा। मैं अपने बचपन में सोचती थी एक दिन आएगा, मैं सिर्फ जब अपनी थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी लाइफ में, मेरी ओल्ड एज में, ऐसे सोचती थी कि मैं सिर्फ भगवान का ही नाम लेते रहूंगी और सिर्फ भगवान से ही जुड़ती रहूंगी और उन्हीं की संगत में रहूंगी। और वो दिन आ गया। ये नहीं पता था कि ये चीज पहले से ही तय थी मेरे लिए। सो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। एंड फिर 2019 एक्चुअली वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज मैंने नहीं सोचा कि मैं गुरुजी को ऐसे मानूंगी। बट वो 2019 में महाराज ने खुद ही अपने तरफ ऐसे खींचा कि उसके बाद कोई नो लुकिंग बैक हो गया। तो मैं गई थी न्यू, सॉरी,
सैन होजे, सैन होजे में गई थी, वहाँ शादी थी। एंड वहां पर मेरे हस्बैंड के साइड से शादी थी। और वहां पर एक लड़की आई, वो न्यूयॉर्क से आई थी, वो भी उनकी उनकी गेस्ट थी। मैं एज फैमिली थी, वो फ्रेंड थी। बट वो मुझे जब मिली, उसने मुझे इमीडिएटली मुझे कहना शुरू कर दिया, यू आर माई गुरु बहन। सो मैं सोचती थी, पता नहीं ये मुझे क्यों गुरु बहन कहती है, इसको इसको मुझ में कौन सी चीज नजर आ गई जो मैं, इसको लगता है कि मैं गुरुजी की डिवोटी हूँ। ना मैंने कोई ब्रेसलेट पहना था ना कुछ। एनीवे, तो सारा टाइम ये गुरुजी की बातें करती थी। तो मैंने कहा चलो, कर रही है। फिर रात को जब मैं सो गई, तो महाराज मेरी ड्रीम में आए। मैंने तभी भी नहीं समझा कि ये गुरुजी के जो ड्रीम दर्शन होते हैं, ये खुद ही आते हैं। मैंने सोचा ये सारा दिन गुरुजी की बातें करती है, तो शायद इसलिए गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। तो गुरुजी ने मेरे को उस ड्रीम में बहुत प्यार से लंगर प्रसाद खिलाया। और सुबह मैं उठी और मैंने किसी को भी नहीं अपनी ड्रीम के बारे बताया भी नहीं। वापस जब मैं इंडिया आई, तो वही फ्रेंड वहां से, न्यूयॉर्क से, मुझे एक लिंक भेजती थी रोज। और वो एक सत्संग का लिंक था, और यहाँ पर कोविड अब शुरू हो रहा था। सो हमारा घर घर बैठ के मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। वो सत्संग सुन सुन के मुझे गुरुजी के बारे, जो पहले नहीं समझ आई, वो पूरी बाद में समझ आने लगी। एक लड़की जो उस एक बारी मतलब उस प्लेटफॉर्म पे मेरे को साइड से मैसेज भेजती है कि डू यू हैव शिव पुराण। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट हैव। तो उसने कहा अपना एड्रेस भेजो। तो मैंने कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, इसको मैंने एड्रेस भेज दिया। लेकिन 3 दिन बाद शिव पुराण जब घर आई, तो मैं एक बारी तो घबरा गई, क्योंकि मैंने कहा इतना ये भारी ग्रंथ है, और अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूं तो ये तो मतलब वेद भी हो जाएगी। मेरे को तो रिस्पेक्ट देना होगा। और मैं सोच रही थी कि मैं हिंदी तो पढ़ नहीं पाती ठीक से, तो मैं क्या करूंगी। तो आप मानोगे, अगले दिन अम, एक अंकल थे, वो अपना सत्संग में सुना रहे थे कि अब शिव पुराण पढ़ना इतना आसान हो गया है। जिनको हिंदी नहीं भी आती, वो शिव पुराण को खोल के यूट्यूब में उसी चैप्टर को को ऑन करके सुन सकते हैं, और साथ में अपने ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। और वो ही मैंने किया, और अभी मेरे ख्याल से सिक्स्थ सिक्स्थ रीडिंग मेरी हो रही है। मैं रोज एक चैप्टर पढ़ती हूँ गुरुजी की कृपा से। सो अपने आप ही अपना नाम जपाते हैं, अपने आप ही अपनी तरफ लेके आते हैं, अपने आप अपना फेथ बनाते हैं। अब इन्हीं दिनों में, ये जून ऑफ 2019 की बात है, मेरा छोटा बेटा को मेरे हस्बैंड ने थोड़े पैसे दिए। और वो अपने सारी फाइल्स और पेपर्स के साथ में बैठा हुआ था, अपने सर्टिफिकेट्स को संभाल रहा था। तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वो पैसे, फिर शाम को उसको ध्यान आया कि ओहो, मुझे तो पापा ने पैसे दिए थे, तो वो कहाँ चले गए। अब वो पैसे बिल्कुल ही गायब हो गए। समझ ही नहीं आई, बिकॉज उसने वो कमरा छोड़ा ही नहीं अपना। और हम परेशान हो गए, हमने वो पूरा कमरा छान मारा। तो मैंने उसको पूछा, बेटा कहाँ रखा था। वो कहता है मैंने अपने ब्रीफ केस में डाला था, पर मेरे ब्रीफ केस में नहीं मिल रहा। हमने उस ब्रीफ केस को कम से कम 20 बारी, मैंने 20 बारी, मैंने, उसने पता नहीं कितनी बारी, बार बार पूरा उल्टा करके खोल के सब देखा। फिर हमने सारी कबर्ड्स, सारे ड्रॉर्स, बेड्स खोल के सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा ना ये चोरी हुआ है, तो ये गायब कैसे हो गया। एनीवे, एक हफ्ते बाद अम, मैं गुरुजी के सामने फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से कुछ मांगा। मैं बाबा जी के रूम को की सफाई कर रही थी, और वहां गुरुजी की फोटो है। तो मैंने उनके आगे बोला, मैंने कहा महाराज, हम परेशान हो गए हैं कि वो कहाँ चले गए पैसे, बिकॉज हम हमें समझ ही नहीं आ रही कि कैसे हो गया ये। तो 2 दिन बाद हमारे घर में सत्संग था।
जब वो सत्संग था तो मैंने कहा गुरुजी पता है मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा कि मैं सत्संग की कोई तैयारी करूं, मेरा तो ध्यान इधर ही है कि वो कहाँ चले गए पैसे। आप मानोगे मैंने ये अरदास करी और 10 मिनट के बाद ऐसे सबने बोला मिल गए मिल गए, तो मैंने कहा क्या हुआ, वो कहते पैसे मिल गए। मैंने कहा कहाँ मिले। और आप मानोगे उसी ब्रीफ केस में, जिस ब्रीफ केस को हम कई बारी रात को कभी 2 बजे उठ के भी देखते थे तो वही ब्रीफ केस चेक करते थे, कहीं नहीं था। सो महाराज अ, महाराज ने अपना फेथ ही बनाना था, बिकॉज मैंने उनसे पहली बार मांगा तो उन्होंने ये इतनी सी छोटी सी चीज में दिखा दिया कि मैं सुन रहा हूँ, मेरे को पता है। अभी जून में ही 2019, अम, एक दिन रात को जैसे नॉर्मल हम सोते हैं वैसे मैं सो गई, और मुझे आधी रात पूरा पूरी बॉडी टॉप टू बॉटम पूरा पसीना ही पसीना हो गया। एंड मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो चलो मेरे को तो नींद आई हुई थी, मैं तो सोती गई। बट पूरा भीगी हुई थी बॉडी। लेकिन उस टाइम महाराज मेरे ड्रीम में आके कहते हैं मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। मैं सुबह उठ के, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, जैसे कि सच्ची में किसी ने कोई एनेस्थीसिया दिया होता है। ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल थी। सो डेफिनेटली कोई ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का हुआ नहीं पता, एनेस्थीसिया का इफेक्ट फील हो रहा था। अब 4 साल बाद, लास्ट ईयर, 4 या 5 साल बाद, लास्ट ईयर एक पुरानी संगत आंटी कहती हैं जब गुरुजी थे, उन्होंने उन्हें एक रूम, वो अपने ऑपरेशन रूम में बुलाया, और कहते हैं कि उन्होंने पत्ते रखे मेरे नेवल के ऊपर, और कहती है मैं पसीने से भर गई, और गुरुजी ने क्या, मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। माय गॉड, गुरुजी ने कैसे वो चीज को 5 इयर्स के बाद वैलिडेट करी कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। मैं तभी भी करता था, मैं अपने बच्चों का वैसे ही ध्यान आज भी रखता हूँ। सो ये है महाराज की कृपा, और ऐसी बहुत सारी कृपा है। मैं पेंटिंग करती थी बिकॉज उन दिनों में कुछ समझ नहीं आती थी। वो कोविड के दिनों में टाइम पास करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज थी। तो एक दिन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई और हम दोनों ने बैठ के, अकेले बैठ के सत्संग किया। तो मैं जब उठ के वापस आ रही थी तो वो कहते हैं कि अब तू खाना भी खा के जा, कि आप, मेरे हस्बैंड बॉम्बे गए थे, तो वो कहते खाना खा के जा। फिर कहते 1 मिनट रुक जाओ, मुझे आपको कुछ देना है। मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने मुझे पेंट ब्रशेस दिए 3। कहते हैं ये पेंट ब्रशेस के जो ये सूखा ब्रश से हम शिव मूर्ति के अंदर जो बारीक बारीक डस्ट होती है उससे निकालते थे। तो मैं इतनी खुश हुई बिकॉज मुझे लगा गुरुजी मुझे मेरी पेंटिंग को ब्लेस कर रहे हैं। और बाकी एक मैंने रख लिया, और बाकी 2 मैंने अपनी 2 आर्टिस्ट फ्रेंड्स जो गुरुजी की डिवोटीज हैं उन्हें एक एक दिया। मैंने कहा ये ब्लेस्ड ब्रशेस हैं, आप लोग भी एक एक ले लो। सो ये तो है गुरुजी की बहुत बहुत ऐसी बहुत कृपा है, जो छोटी छोटी चीजों से बहुत बहुत बड़ी चीजों में भी उन्होंने दया की है। अब मैं बहुत आगे आ रही हूँ, मैं अभी 2 महीने पहले की बात इसलिए सुनाने लगी हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और छोटी छोटी तो मैंने बहुत सारी सुना, और भी बहुत सारी सुना सकती हूँ। तो ऐसे हुआ कि 2 या 3 महीने पहले हम पर एक बहुत बड़ी बहुत सैड बात हो गई थी। और हमें मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं गुरुजी को देखती रहती थी कि गुरुजी ये भी दिन देखना था, ऐसे भी होना था। अच्छा अगर ये हो गया तो क्या होगा। अब वो बात ऐसी है कि मैं बोले नहीं, बता ही नहीं सकती, बट बहुत बुरी सिचुएशन में बात जा रही थी। एंड ऑलमोस्ट, मतलब वो बात खत्म ही हो गई थी। तो मैं गुरुजी के को बार बार पूछूं, गुरुजी मैं क्या करूं गुरुजी, अच्छा अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि चलो हमारी सारी जिंदगी अब आगे ऐसे ही जाएगी। और फिर गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, और वो ब्लेसिंग मैं चाहती हूँ कि सब लोग समझें और
अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो इस चीज को करें। देखो, शब्द हम सुनते हैं, शब्द में बहुत बहुत शांति मिलती है। गुरुजी हमसे बात करते हैं, लेकिन उस टाइम मुझे उससे भी आगे कोई चीज चाहिए थी, और वो थी गुरुजी के साथ बैठ के उनके साथ अपने दिल से, मतलब उन्हीं पे फोकस करके अपने दिल की बात करनी। और बेसिकली आई थिंक मेडिटेशन होती है या क्या होता है कि मैं गुरुजी से के साथ बैठ के उनसे मंत्र जाप करती जा रही थी, और सारी थॉट्स को कट ऑफ कर दिया और कोई बात दिमाग में ना आए। इससे क्या हुआ कि महाराज ने वापस बात करनी शुरू करी, जो मुझे अब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और मैं सोचती थी, ये कहते हैं गुरुजी ने ऐसे बोला, वो कहते हैं गुरुजी ने ऐसे बोला, पर गुरुजी मेरे से बात नहीं करते। उस रात को मेरे को गुरुजी ने बहुत प्यार से बोला, तू सो जा, सुबह तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। वो बात ने ऐसे अबाउट टर्न मारी, जैसे कि वो एक ही रात में कैसे सॉर्ट आउट हुई ये नहीं पता, बिकॉज ओनली महाराज ने जब कह दिया तो उन्होंने करा ही दिया। लेकिन वो सिचुएशन नहीं थी जिस इतनी इजीली सॉर्ट आउट होने वाली, पर जब महाराज कह देते हैं तो कर देते हैं। और भी अब जब सब कुछ ठीक है, मैंने पक्का कर लिया है कि मैं गुरुजी के साथ ऐसे ही रोज बैठूंगी, चाहे शुक्राना करने बैठूं, चाहे उनसे कुछ मांगने, चाहे उनसे अपने दिल की बात करने, लेकिन उनके साथ कम से कम दिन में 2 तो बार बैठना ही है। 3 या 4 बार हो जाए तो और अच्छा, 10-10 मिनट्स करते करते। और वो मोमेंट्स लगते हैं कि ये मोमेंट्स हैं जो हमने सच्ची में जिए हैं, बाकी सब टाइम वेस्ट है। इधर जाओ, वो करो, मतलब अपनी ड्यूटीज तो जरूर करनी है, बट इसी के लिए हमने जन्म लिया है, ये फीलिंग आती है मुझे। शायद अब इसी काम के लिए आए हैं। सो एक तो ये। और हाँ, अब गुरुजी का दरबार मैंने कैसे बनाया। ऐसे मेरे को एक मैसेज आया था कि आप दरबार सेवा करोगे। अब मैं बहुत नई नई थी, मुझे ये चीजों के बारे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा वो क्या होता है। तो वो कहते हैं कि आप गुरुजी का बड़ा स्वरूप एक लगा दो, वो उसको थोड़े फूल सजा दो, थोड़ा अच्छे से सजा के, और बस अपना कैमरा उस पे फोकस कर देना। सो मैंने कहा ठीक है। अब ये सेवा मुझे मिलती थी हर फ्राइडे को, 1-1.5 घंटे या 2, पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मिलती थी, 2 घंटे के लिए। इससे क्या हुआ कि जब वो सेवा खत्म हो गई 3-4 महीने बाद, महाराज ने अपनी जगह बना ही ली पक्की। अब गुरुजी महाराज का दरबार है और हमेशा रहेगा। और मुझे लगता जब मैं कहीं दिल्ली से बाहर भी जाती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे मेरे गुरुजी की याद आती है, जो मेरे अपने घर में उनका दरबार बना हुआ है। सो हर चीज में महाराज ही करते हैं, महाराज ही बनाते हैं रास्ते। अब मेरी एक सहेली है, मैं बहुत देर के लिए ना दिल्ली से बाहर थी, और मैं वापस आई और मैंने सोचा बड़े मंदिर जाना है। बहुत देर हो गई क्योंकि दिल्ली से बाहर थी, बड़े मंदिर गई नहीं। सो एक सहेली बॉम्बे से आती है और वो कहती है कि मुझे फोन करो, मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। उसको जब फोन किया तो वो कहती है, मैं 2 घंटे बाद आपके पास आ रही हूँ, और मैं आपको अपनी गाड़ी में लेकर, हम दोनों मिलके बड़े मंदिर जाएंगे। सो कैसे महाराज इतनी सी दिल की ख्वाहिश सुन लेते हैं। 2 बारी ऐसे हुआ, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज उनको हमारे माइंड में क्या चल रहा है। 2 बारी ऐसे हुआ कि मेरे से बहुत ज्यादा पैसे खर्चे हो गए, और मैंने सोचा कि अब मैं आगे क्या करूंगी। तो मैं तो दिल्ली में भी नहीं हूं, तो मुझे जरूरत थी। वो कहाँ से वो प्रोवाइड भी कर देते हैं। जब तुम्हारे पास नहीं कुछ हो, वो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज महाराज को पता है कि कब कौन सी सिचुएशन में करना है। ऐसे ही एक दिन मेरा बेटा कहता है, मम्मा एक मेरा दोस्त आएगा, वो रात यहीं रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं उसका रूम तैयार कर देती हूँ, एसी चला देती हूँ, वो जब भी आए तो वो उस रूम में वो सो सकता है।
पर वो रात भर आया ही नहीं। अब मैं सुबह उठ के जब मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही थी, तो वो गाड़ी से उतर के अंदर आ रहा था, और महाराज ने माइंड में डाला मैंने इसे भेजा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने सोच लिया। लेकिन वो लड़का आया, वो कहाँ से आया, वो केदारनाथ से होकर आ रहा था, और उसने प्रसाद दिया मुझे। प्रसाद के साथ और क्या दिया, कहता है आंटी ये भी ले लो। मैंने कहा क्या दे रहा है?" शोधी हरे। सो मतलब कि उन्होंने अगर वो थॉट भी डाली, उनको पता ही था कि वो क्यों आया है। तो फिर मैंने उसे एक शिवलिंग दिया, मैंने कहा ये आप ले जाओ, क्योंकि मुझे पता लग गया वो शिव जी का डिवोटी है। सो किस से क्या करवाते कराते तो वही हैं, थॉट भी वही डालते हैं, और हर चीज वही कराते हैं। एक और बात मुझे याद आ रही है, जो चंडीगढ़ का घर जो हमें मिल गया, उस घर में हम नहीं थे, खाली पड़ा था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के फ्रेंड्स में संगति थे, शादी थी, और उन्होंने उस घर में सत्संग किया था, क्योंकि वो शादी भी थी और उन्होंने सोचा कि हम संगत भी हैं। सो महाराज ने वो घर ही ब्लेस किया हुआ है। आज भी कोई जो भी रहते हैं बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बट महाराज की ब्लेसिंग्स हैं उस घर के साथ। सो अब जस्ट मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, जो मेरे लिए बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। कि जब हम सोचते हैं कि महाराज सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं क्या, लेकिन कई बारी वो इतनी क्लियरली आपको मैसेज देते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंस दिखाई देते हैं। सो मेरी ग्रैंड डॉटर, जब वो 1 महीने की थी, उसे बहुत हाई, मतलब उसको जॉन्डिस हो गया था, उसका बेली रूबिन बहुत ही हाई था। इतना हाई था कि मैं आज तक आपको वो काउंट ही नहीं बता सकती कितना हाई था फॉर अ बेबी। तो मैं जर्मनी गई थी, और वहां पर बेबी थी। तो मैंने दिल्ली में अपने डॉक्टर को फोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो ये इतना हाई बेली रूबिन है, और इससे ना बच्चे की जान को बहुत खतरा है। जान को खतरा तो है ही, और इसके आगे के माइलस्टोन्स बहुत स्लो हो जाएंगे। ये अपना लाइफ में कुछ भी चीज सही टाइम पे नहीं कर पाएगी तो कैसे चलेगा। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, और मैंने फिर गुरुजी को ही की तरफ ही देखा कि आप ही करो जो कर सकते हो। फिर मैंने एक संगत को फोन किया, जो बहुत क्लोज अटैच्ड हैं गुरुजी से। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस कैसे लूं। उन्होंने कहा मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप गुरुजी के साथ बैठ के संगत करो। अब ये एक बहुत पावरफुल चीज है, जो हर एक जो अगर कभी भी कोई काम रुकता हो, तो मेरे लिए हमेशा ये काम आता है। काम आता है मतलब गुरुजी का तो हर चीज ब्लेस्ड है, बट मेरे लिए ये बहुत प्रेशियस है। तो उन्होंने मेरे को जो प्लेलिस्ट भेजी, मैं अकेली गुरुजी के साथ बैठी थी। ना मेरे पास दिया था, ना अगरबत्ती थी। गुरुजी को इन चीजों से वैसे ही कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा फोकस गुरुजी के साथ 100% था। मैंने एक चाय चाय बनाई, साथ में मीठे एंड नमकीन बिस्किट एंड फ्रूट रख दिए, और सिर्फ एक छोटा सा स्वरूप था, और एक फोन में गुरुजी का स्वरूप था, बस। और वो प्लेलिस्ट ऑन थी, वो बज रही थी। तो जब ये आधा प्लेलिस्ट हुई, तो एक मैसेज आया फोन के ऊपर। वो कहता था, वो मैसेज में आया था, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मेरे माइंड में एक थॉट आई कि एयर मार्शल जो अनिल चोपड़ा हैं, ये तो कोई संगत है, मैंने इनका कभी सत्संग सुना नहीं है, मैं सुनूंगी। तो फिर मैंने अपना माइंड वापस उसी प्लेलिस्ट पे लाई, और जो शब्द थे वो बड़े ध्यान से सुनने जा रही थी। बीच में जब सत्संग हो रहा था, सत्संग चल रहा था, तो मैंने देखा गुरुजी का जो स्वरूप है बिल्कुल येलो हो गया है। तो मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं है कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। तो मैंने कहा चलो, मैंने फिर कुछ उस थॉट को निकाल दिया माइंड से। और जब ये प्लेलिस्ट खत्म हुई, जब सत्संग आरती सब पूरा हो गया, उसके बाद गुरुजी की जो स्वरूप है वापस पिंक हो गया। एंड मैंने
अपना यूट्यूब में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का वो ढूंढा सत्संग, कि वो उनका सत्संग क्या कह रहा है। वो सत्संग यही था। वो कहते हैं जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था तो मेरा बेली र्यूबन 22 था, और गुरुजी, और कहते हैं मैं सब जगह होकर हार गया था, और मैं गुरुजी के पास किसी ने मेरे को ले गए, और गुरुजी ने मेरे को मत्था टेकते ही बोला, जा तेनू मैं ठीक कर देता। मैं तो समझ गई, बिकॉज ये तो मैसेज मेरे लिए ही था, बिकॉज गुरुजी ने मेरे को बिना बोले कम्युनिकेट कर दिया कि मैंने बच्चे का बेली रिबन उतार दिया। तो उस दिन जब बच्चे जा रहे थे डॉक्टर के पास, मेरे बेटा और डॉटर इन लॉ, तो डॉक्टर ने पहली बार बोला कि आज मैं बेबी का ब्लड नहीं लूंगी, बिकॉज ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये पहले से बेटर है। अब देखो, बच्चे के ऊपर कोई दवाई नहीं दे रहे थे, नहीं दे सकते, लेकिन वो बच्चा उस दिन के बाद ठीक ही होने लगा। अब वो 15 दिन के मैंने महीने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन 15 दिन के बाद मैंने कट शॉर्ट किया, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने गुरुजी के आगे फिर अरदास की। मैंने कहा, महाराज जब से मैं आई हूँ बच्चे ने आंखें ही नहीं खोली, बिकॉज वो बीमार थी। तो मैं कैसे जानूं कि इसकी आंखों का कलर भी क्या है। उस दिन रात को, अगले दिन मैं सुबह जा रही थी, उस दिन रात को मैं जब उसको मिलने गई तो उसने आंखें खोल के पूरा उसने लेफ्ट राइट आंखें घुमाई, और मैंने थैंक यू किया गुरुजी का, क्योंकि वो हर चीज सुनते हैं और बहुत ही दयालु हैं। अब एक और छोटा सा सत्संग फिर से याद आ रहा है कि हम गए थे, हम स्विट्जरलैंड गए थे, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ, हम ट्रेन में बैठे थे और आमने सामने बैठे थे। तो एकदम मेरे हस्बैंड को, बिकॉज उन दिनों में अभी कोविड पूरा खत्म नहीं हुआ था, पर हमने टेस्ट कराया और हम सब बिल्कुल ठीक थे, और तब हम चले गए। लेकिन जब हम आमने सामने बैठे थे, एकदम मेरे हस्बैंड शिवर करने लगे, और उनको फीवर चढ़ने लगा। तो मैंने कहा कि हम तो, फिर महाराज की तरफ ही ध्यान जाता है, महाराज हम तो इंडिया में भी नहीं है, हम दूसरी कंट्री में हैं, इनको कोई क्या प्रॉब्लम हो गई जो कुछ हमें हमें संभालना नहीं आएगा बाहर आके, बाहर जैसे ही मतलब प्रदेश में। सो मेरे पास गुरुजी का एक लैमिनेटेड स्वरूप था जो हमेशा रहता है, और मैंने मेरे हस्बैंड के पॉकेट में डाल दिया, और मेरे पास डिवाइन प्रसाद था जो मैंने इनकी जीभ को लगा दिया। इंस्टेंटली उनकी तबीयत ठीक हो गई, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली वो कहते हैं, मैं मेरे को अब ठीक लग रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दवाई बनी है जो आपकी जीभ पे लगते ही आपको ठीक कर दे, बट दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी एंड हिज ब्लेसिंग्स। प्रसाद क्या, सत्संग क्या, और ये शब्द, हर चीज में गुरुजी की ब्लेसिंग है। जिसको जैसे मिलती है बस ले लो, बिकॉज वो तो देने के लिए ही वेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को संभालने के लिए वेट कर रहे हैं। सो यही है, और सुनाने के लिए तो इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम हम पूरी रात ही सुनाते रहेंगे तो भी पूरा नहीं होएगा। बट आई थिंक टाइम हो गया है, तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना गुरु महाराज जी, एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। महाराज सब पर ब्लेसिंग्स डालें। जय गुरु जी।